नमस्कार मित्रों। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। 70 साल के एक बूढ़े ने अपने ही बेटी के साथ शादी कर ली। आपने कई बार सुना होगा कि एक बूढ़े ने एक लड़की से शादी की, लेकिन यह जो घटना है दिल को द्रवित कर देने वाली है और आपको सोचने पर विवश कर देगी कि आखिर यह जो शादी हुई इसके पीछे किन लोगों का हाथ है। कौन सा ऐसा समाज है जो इतने घिनौने काम करने को तैयार रहता है और लोगों को प्रेरित कर देता है। तो आइए मित्रों, बिना किसी देरी किए इस घटना को शुरू करते हैं। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी एक अच्छे से अच्छे घर में जाए और उस घर को रौनक दे, उस घर में खुशियाँ लाए और बहुत ही हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी बिता ले। ऐसी एक बेटी की शादी बड़ी ही धूमधाम से होती है। हर तरफ ढोल नगाड़े बजते रहते हैं, लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं और माँ बाप भी खुश रहते हैं कि चलो वे अपनी बेटी की शादी करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्ति पा जा रहे हैं और मेरी बेटी एक बहुत ही अच्छे घर में जा रही है। होता यही भी है, वह लड़की जाती है तो उस घर को अपना घर समझती है और उस घर के सभी लोगों को इतना लाड प्यार देती है, इतना सब कुछ हंसी खुशी से रखती है कि किसी को पता ही नहीं चलता है कि ये पराये घर की बेटी है। ऐसे लगता है कि जैसे मानो कितने दिनों का गहरा रिश्ता होता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और शादी के कुछ वर्षों में ही उसे एक छोटी सी बेटी को जन्म में दिया, लेकिन शायद तकदीर में कुछ और लिखा था। जन्म के कुछ समय बाद ही उसके पति का एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाता है और बेचारी वह लड़की विधवा हो जाती है। फिर वह वापस अपने घर चले आती है। चारों तरफ मातम का माहौल बना रहता है। आखिर एक लड़की अभी बिल्कुल ही जवान है, कुछ ही दिन हुए थे शादी हुए, एक छोटी सी बच्ची भी थी और बेचारी विधवा बन गई। इतना बड़ा दुख का मातम शायद किसी से सहन नहीं हो पा रहा था। हर तरफ लोग एक ही बात का चर्चा कर रहे थे कि जाने कैसा कर्म है इसका, कैसे इसके भाग्य हैं जो आते ही अपने पति को खा गई। लोग तमाम तरह की बातें करते हैं, लेकिन उस लड़की का क्या कसूर होता है? भला वह तो दूसरे के घर को भी अपना घर मान के चल रही थी और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ऊपर वाले जो करते हैं उसमें किसी का वश नहीं चलता। बेचारी लड़की को तमाम तरह की यातनाएं सहनी पड़ती हैं, तमाम तरह के ताने मारने पड़ते हैं लोग, लेकिन उसको भी सहन कर लेती है। वह अपने मायके में आते हैं तो मायके में उसे अब उस तरह का प्यार नहीं मिलता जो शादी के पहले उसे मिला करता था। उसके अपने ही भाई भौजाई भी उसे सही से लाड प्यार से नहीं रखते हैं और वो लोग भी उसे अपना बोझ समझने लगते हैं। माँ बाप चूँकि अब धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे थे और उन लोगों को भी लग रहा था कि हमारे बेटे हमारी बेटी को अपने घर में नहीं रहने देंगे और यदि रहने भी दिए तो उसे तमाम तरह की दिक्कतें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वो एक दूसरी शादी के लिए लड़के की तलाश करने लगते हैं और लड़के जो भी मिलते हैं वह पहले तो कुछ उसे मना कर देते हैं शादी करने से। कुछ कहते हैं कि मैं शादी तो कर लूँगा लेकिन उसकी बेटी को नहीं अपनाऊँगा। इस तरह की तमाम तरह की दिक्कतें उस लड़की की शादी में आती हैं। फिर जाकर फाइनली एक लड़का मिलता है जिसकी भी पहले शादी हो चुकी थी और उसकी बीवी नहीं थी। वह तैयार हो जाता है और वह उम्र में बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। करें भी तो क्या करें, इन लोगों के हाथ में कुछ था ही नहीं। जैसे तैसे करके उस लड़के के साथ इस लड़की की शादी हो जाती है। वह अपनी बेटी के साथ अपने ससुराल जाती है, लेकिन वहाँ जाने पर पता चलता है कि वह लड़का बहुत बड़ा गंजेड़ी है, नशेड़ी है, हमेशा नशे में ही धुत रहता था। जब भी बाहर से आता कुछ न कुछ लड़ाई झगड़े करके ही आता था, कभी किसी को गाली गलौज, कभी किसी से मारपीट। यह उसकी रोज़ की आदत थी और वह अपनी बीवी को भी अपनी बीवी नहीं समझता था। इतना बड़ा वो हवस का भूखा था कि उसे दिखाई नहीं देता था, ना वह अपनी उस बेटी को बेटी मानता था। वह हमेशा ही घर में आते लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देता था। कभी कोई काम धाम भी नहीं करता था जिससे कि घर में कुछ रुपए पैसे आए। कुछ दिनों तक तो यह लड़की देखती रही, जैसे तैसे करके अपनी बेटी का तथा अपने पति का सेवा करती रही। लेकिन जब इससे नहीं देखा गया और चारों तरफ से यह थक गई, तब इसने निर्णय लिया कि मैं न क्यों ना किसी के घर जाकर चूल्हा चौकी कर लूँ। कुछ रुपए आ जाएंगे जिससे कि हम लोगों को भूखे नहीं रहने पड़ेंगे, क्योंकि बीते कुछ महीनों में उन्हें बार बार दूसरे तीसरे दिन भूखे ही सोना पड़ जा रहा था। इसलिए वह काम की तलाश करती है
और अगल-बगल के कुछ लोग उसे इस काम को करने में मदद करते हैं। फिर उसे कुछ घरों में काम मिल जाता है जहाँ वह सुबह-शाम जाकर चूल्हा-चौकी करती थी। फिर आकर अपने घर में खाना तैयार करती थी, अपनी छोटी-सी बेटी को खिलाती-पिलाती थी और खुद खा पी कर सो जाया करती थी। इस तरह से उसे बहुत ही ज़्यादा अब मेहनत करना पड़ता था, मज़दूरी करना पड़ता था। वहीं उसका पति ज़रा भी काम करने को तैयार नहीं था, इसलिए उसका भी बोझ अब इसी लड़की को लेकर उठाना पड़ता था, चलना पड़ता था। धीरे-धीरे समय बीतते रहा और वह छोटी-सी बच्ची धीरे-धीरे जब बड़ी होने लगी, बहुत ही होशियार थी, बहुत ही संस्कारी लड़की थी और वह हमेशा ही अपने क्लास में पढ़ने-लिखने में भी हमेशा आगे रहती थी। वह इतनी अच्छी लगती थी कि जो भी उसे देखता देखते रह जाता, पूछने लगता कि भाई किसकी बेटी है। फिर उसे पता चलता। फिर एक दिन जब उसकी माँ बाहर काम पर गई हुई थी, वह नशे में धुत होकर आया और अपनी बेटी को बुलाने लगा। वह बेचारी डरी हुई थी कि कहीं पिताजी फिर आज हमें मारे नहीं, और जब वह नहीं आई तो वह घर में जाकर फिर उसे खींच कर लाया और उसके बाल पकड़कर नोचने लगा, उसे पीटने लगा। वह लड़की भागकर एक कमरे में अपने आप को बंद कर ली और सिसक के होकर रोने लगी। शाम हुआ जब उसकी माँ घर पर आई, फिर उसने अपने मम्मी से लिपट कर ये सारी दास्तान सुनाई कि माँ जब तुम घर पर नहीं रहती हो, पिताजी मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करते हैं, मुझे मारते हैं, पीटते हैं। पता नहीं उनको किस चीज़ की कमी रहती है जिसकी वजह से वह मुझे कभी भी अच्छी नज़र से नहीं देखते। माँ ने उसे समझाया बुझाया, कहा कि वह नशे में रहते हैं बेटा, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, जैसे ही घर पर आए उन्हें खाना पानी दे दिया करो, वह खुश रहेंगे तो तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन भला इस शराबी बाप को क्या पता था कि वह क्या कर रहा है। वह 2-4 दिन ठीक रहता, फिर 4वें-5वें दिन फिर उसका काम वही था, नित्य का रोज का काम था। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ अपने घर पर शराब पीने का प्लान किया और शराब लेकर उसके दोस्त उसके घर आ गए। वे बैठकर पीने लगे और अपनी बेटी से उसने पानी का बोतल मांगा। बेटी नहीं चाहती थी कि वह उसके दोस्तों के सामने आए, लेकिन इसके बार बार चिल्लाने पर वह बेचारी चुपचाप सर झुकाए इन लोगों के पास आई और इन्हें पानी देकर जाने लगी। उसका दोस्त उसे देख लिया और कहने लगा, यार कितनी खूबसूरत बेटी है तुम्हारी, तुम हो कि इधर उधर घूमते रहते हो और अपने घर में चीज़ें नज़र नहीं आती। बताओ, यदि तुम इससे निकाह शादी कर लेते तो तुम्हारा मन भी घर में लगा रहता और तुम इधर उधर बाहर नहीं जाते। वह शराबी कहने लगा, भाई मैं इससे शादी कैसे करूं, ये तो मेरी बीवी की बेटी है। के दोस्त भी शराब के नशे में थे और वो सब कहने लगे, यार उससे क्या हुआ, वह तो बेचारी काम वाली बाई बन गई है और तुम तो हो इधर उधर घूमते रहते हो। यदि तुम शादी कर लेते तो तुम्हारा मन भी घर में लगा रहता और तुम घर में रहते। शराबी बाप को ये सब बातें पसंद आ रही थी और वह मन ही मन सोचने लगा कि भाई मैं शादी कर लेता तो ये बात तो बिल्कुल सही रहता। फिर क्या, वह अपने दोस्तों से साथ मिलकर अपनी बेटी से ही शादी करने का प्लान बनाने लगा। ये सब बातें उसकी बेटी चुपके चुपके सुन रही थी। जब उसकी माँ वापस रात को घर आई तब वह अपनी माँ से सारी बातें कह सुनाई। उसकी माँ कहने लगी, देखो बेटा, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। हो सकता है कि वह शराब के नशे में हों और उनके दोस्त भी शराब के नशे में हों, तो ये सब बाकी बातें कर रहे होंगे। तुम ऐसा नहीं करो, तुम चिंता छोड़ दो, कितना भी है तो वो तुम्हारा बाप है और इतनी गिरी हुई हरकत तो हरगिज नहीं करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। लड़की भी मन में भी माँ की बातें सुनकर थोड़ा संतोष हुआ और वह भी सोचने लगे कि हाँ, जब से मैं इस घर में हूँ मैंने तो अपने बाप को नहीं देखा, यही मेरे बाप के समान है और यही मुझे बाप का थोड़ा बहुत प्यार भी दिया है, वो भला ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन जैसे ही हफ्ते 10 दिन बीते, वह अपने दोस्त और पंडित के साथ घर में आया और अपनी बेटी से पंडित जी को मिलाते हुए ये कहने लगा कि यह एक बेचारी बिन माँ बाप की औलाद है और मैं इसके साथ शादी करके इसका घर बसाना चाहता हूँ। पंडित जी भी उसका उम्र देखे तो वो भी कहने लगे कि इससे शादी क्यों कर रहे हो, इसे अपनी बेटी बना लो, इसे बेटी बनाकर घर में रखो और पुण्य कमाओ। भला तुम्हारे में और इसके में कितने उम्र का फ़र्क है। लेकिन उसके दोस्त मिलकर उस पंडित जी पर भी दबाव बनाने लगे और कहने लगे, तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें शादी कराने के पैसे दिए जा रहे हैं, तुम पैसे लो और यह काम करके अपने घर जाओ, बिना मतलब के मामले में मत फंसो। फिर पंडित जी ने ऐसा ही किया और जल्दी जल्दी में दोनों की शादी करा दी गई।
बेचारी लड़की कुछ कह पाती, लेकिन उसके पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे थे। सायंकाल के समय जब उसकी माँ घर पर आ रही थी तो उस समय यह दरवाज़ा बंद कर दिया था और दरवाज़ा खोलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया था। बहुत ही मशक्क़त करने के बाद से उसकी माँ उस घर में प्रवेश कर पाई, लेकिन वह अपनी लड़की से नहीं मिल पाई और उसका पति चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि देखो, मैंने अपनी बेटी से शादी कर लिया है और यह अब मेरी बीवी है और हम लोगों के बीच में तुम टांग अड़ाने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हें मैं मार दूंगा। चिल्ला चिल्ला कर उसे डरा रहा था, धमका रहा था और 3-4 दिनों तक उस लड़की को उसकी माँ से मिलने तक नहीं दिया। बेचारी लड़की चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उसे जरा भी शर्म नहीं आई और उस माँ का कलेजा मानो जैसे फटा ही जा रहा था। बेचारी माँ के रो रो के बुरे हाल थे। जिस बात को उसने सपने में भी नहीं सोचा था वह हकीकत में हो गया था और वह घटना उसकी आंखों के सामने घट रही थी। जिस बेटी को उसने अपने सीने से लगाकर बड़ा किया था, उस बेटी का ये हाल उसका अपना ही पति कर देगा। यह हादसा उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। चौथे दिन जब वह अपनी बेटी से मिलने जा रही थी तब उसे अपनी बेटी की बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आ रही थी। बेचारी ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर तले जमीन खिसक गया हो। जब उसने अपनी बेटी को अपनी आंखों से देखा तो उसके शरीर नीले पड़ गए थे। वह सुन्न पड़ी हुई थी। वह इस धरती को छोड़कर जा चुकी थी। एक ऐसा हादसा जिसको कि वह बयां नहीं कर सकती थी। और वह बेचारी लड़की के बचपन में अपने बाप का साया हट गया था और जवानी में उसे अपनी माँ का भी साया हट मिल पाया और वह इस धरती को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। बाद में इस घटना के बाद उस नाफरमान बाप को मौत की सज़ा तो हो गई, लेकिन उस बेचारी छोटी सी लड़की का क्या कसूर था जो इस धरती से चली गई। मित्रों, आज भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके घर में खुशियाँ देखना पसंद नहीं करते और वे आपके घर परिवार को इतने टुकड़ों में बांट देना चाहते हैं, ऐसे ऐसे राय सुझाव दे देना चाहते हैं जिसकी वजह से आपका घर परिवार बर्बाद हो जाए। मित्रों, ये कहानी यहीं तो समाप्त हो जाती है, लेकिन हमें यह सीख ज़रूर देती है कि हमें ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं रहना चाहिए जो बहुत ही गिरे हुए सोच के लोग होते हैं, जो आपके घर की हंसी खुशी आपसे छीन लेना चाहते हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आपको कहानी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों यारों के साथ साझा करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।